हिंदी साहित्य लेक्चर 141। इसमें हम देखते हैं टॉपिक नंबर 3 और 4 को, जिसमें आता है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली में पहला प्रश्न है खड़ी बोली टिप्पणी 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है खड़ी बोली का नामकरण 2 स्टार। तीसरा है सिद्धनाथ साहित्य में खड़ी बोली का स्वरूप 2 स्टार। चौथा है अमीर खुसरो के साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग 3 स्टार। पांचवा है संत काव्य धारा में खड़ी बोली का स्वरूप 2 स्टार। छठा है खड़ी बोली के विकास में रहीम का योगदान 2 स्टार। सातवां है खड़ी बोली के विकास में दक्षिणी हिंदी की भूमिका 5 स्टार। सातवां प्रश्न क्या है? खड़ी बोली के विकास में दक्षिणी हिंदी की भूमिका 5 स्टार। यह टॉपिक 9 में किया जाएगा। ठीक है। 8वां प्रश्न है 19वीं सदी में ऐसे कौन से कारण थे कि 19वीं सदी में ऐसे कौन से कारण थे जिन्होंने काव्य भाषा के तौर पर ब्रज भाषा के पतन और खड़ी बोली के विकास को सुनिश्चित किया 3 स्टार। 9वां प्रश्न है क्या यह कहा जा सकता है कि खड़ी बोली का विकास मूलतः आधुनिकता के विकास का परिणाम है 2 स्टार। 10वां प्रश्न है 20वीं सदी में काव्य भाषा के तौर पर खड़ी बोली का विकास और 20वीं सदी में गद्य भाषा के तौर पर खड़ी बोली का विकास, इसमें 1 स्टार है और पीसीएस के लिए 4 स्टार है। इस प्रश्न में 20वीं सदी में काव्य भाषा के तौर पर खड़ी बोली का विकास या फिर 20वीं सदी में गद्य भाषा के तौर पर खड़ी बोली का विकास। और 11वां प्रश्न है 19वीं सदी में खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु पूर्व युग और भारतेंदु युग के दौरान किन व्यक्तियों की प्रमुख भूमिका रही? ये है 2 स्टार। तो देखते हैं कोसली जो है, कोसली में अवधी बोली जाती है, कौरवी में खड़ी बोली बोली जाती है और कौरवी से निकला है कुरु और कुरु से ही निकला है कुरुक्षेत्र। तो कोसली में अवधी, कौरवी में खड़ी बोली और कौरवी से निकला है कुरु और कुरु से बना है कुरुक्षेत्र। ठीक। खड़ी बोली को अगर हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो 19वीं सदी से पहले और एक 19वीं, 20वीं, 21वीं सदी। तो 19वीं सदी से पहले खड़ी बोली को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाता था। 19वीं सदी से पहले कौन कौन से कवि थे? सिद्धनाथ, अमीर खुसरो, संत काव्य, रहीम और दक्षिणी हिंदी। 19वीं सदी से पहले कौन कौन से कवि थे? सिद्धनाथ, अमीर खुसरो, संत काव्य, रहीम, दक्षिणी हिंदी। और 19वीं, 20वीं, 21वीं सदी में काव्य या गद्य भाषा के रूप में इसका धीरे धीरे विकास हुआ। 19वीं सदी में खड़ी बोली अगर हम देखें, 19वीं सदी में खड़ी बोली तो इसको 2 भागों में देखते हैं। एक इसके तीव्र विकास के कारण और दूसरा स्वरूप। तो स्वरूप या शैली कुछ भी बोलें। तो तीव्र विकास के कारण इसका 19वीं सदी में खड़ी बोली के तीव्र विकास का कारण था आधुनिकता। और जो इसके स्वरूप या शैली को हम 2 भागों में देखते हैं, एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और एक लक्ष्मण सिंह। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं वो उर्दू लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे, यानी उर्दू बराबर हिंदी में लिखते थे। जबकि भारतेंदु 1873 में हिंदी नए चाल में ढली, यानी भारतेंदु काल यानी 1873 में हिंदी नए चाल में ढली। इनमें हिंदी जब नए चाल में ढली, इसमें प्रेमचंद, यशपाल का भी योगदान है। और दूसरा लक्ष्मण सिंह है। लक्ष्मण सिंह उर्दू हिंदी में नहीं लिखते थे, यानी उर्दू और हिंदी दोनों बराबर नहीं लिखते थे। इनमें लक्ष्मण सिंह जो हैं इनको फॉलो करते थे अंबिका दत्त व्यास और जयशंकर प्रसाद। अंबिका दत्त व्यास, जयशंकर प्रसाद। ठीक। ब्रज भाषा का पतन क्यों हुआ? ब्रज भाषा का पतन क्योंकि इसमें नंबर 1 आधुनिकता नहीं थी, आधुनिकता नहीं। दूसरा रीतकाल की परिस्थितियाँ खत्म हो गई। तीसरा अंग्रेजी ने पूरे राजनीतिक सिस्टम को चेंज कर दिया, जिसने ब्रज भाषा को प्रोत्साहित किया। ठीक। अब देखते हैं खड़ी बोली ही क्यों।
खड़ी बोली ही क्यों थे? संयोग था, नंबर 1 संयोग था। दूसरा, एक अंग्रेज ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और उनका नाम था जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को लागू किया। जॉन गिलक्राइस्ट खड़ी बोली को लागू किया। वे लल्लू लाल का प्रेम सागर मतलब जानते थे उसके बारे में थोड़ा बहुत, तो इस वजह से उन्होंने खड़ी बोली को प्रारंभ किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जॉन गिलक्राइस्ट ने, उन्होंने खड़ी बोली को प्रारंभ किया। तीसरा, मिशनरियाँ आई। चौथा, नवजागरण आंदोलन हुआ। नवजागरण आंदोलन से हिंदी में मतलब हिंदी का विकास हुआ, या नवजागरण आंदोलन ही हिंदी में हुआ। और पांचवा इसका कारण था कि प्रेस 1826 में पहला हिंदी में अखबार आया। प्रेस की वजह से 1826 में पहला हिंदी में अखबार आया, तो वो खड़ी बोली में ही था। छठा है, खड़ी बोली की अपनी खूबियाँ हैं। खड़ी बोली की ही अपनी खूबियाँ हैं, जैसे इसमें इस्लामी अंतरक्रिया की वजह से दोनों समुदाय समझ पाते थे इसे। इस्लामी अंतरक्रिया की वजह से दोनों समुदाय समझ पाते थे। और दूसरा क्या है इसमें खड़ी बोली की अपनी खूबियों में, साहित्य में सुदीर्घ परंपरा इसकी रही है। और तीसरा है कि ये दक्षिणी हिंदी से मतलब प्रेरित या कुछ भी है, दक्षिणी हिंदी जैसे ही है। तो इसी के साथ लेक्चर 141 यहीं पे समाप्त होता है। लेक्चर 142 हिंदी साहित्य लेक्चर 142 टॉपिक नंबर 9 भाषा, उपभाषा तथा बोली, जिसमें पहला प्रश्न है भाषा और बोली में अंतर, 1.5 स्टार। दूसरा प्रश्न है हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं कौन सी हैं, परिचय दीजिए, 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है पूर्वी हिंदी तथा पश्चिमी हिंदी में अंतर, 5 स्टार। चौथा प्रश्न है हिंदी की 3 प्रमुख बोलियों का परिचय दे, 3 स्टार। पांचवा प्रश्न है ब्रजभाषा और अवधी में अंतर स्पष्ट कीजिए, 5 स्टार। 5 स्टार वाले 2 प्रश्न अभी तक मिले, पूर्वी हिंदी तथा पश्चिमी हिंदी में अंतर, 5 स्टार। और पांचवा प्रश्न है ब्रजभाषा और अवधी में अंतर स्पष्ट कीजिए, 5 स्टार। छठा प्रश्न है हिंदी और उसकी बोलियों में क्या संबंध है, स्पष्ट करें, 2 स्टार। सातवां प्रश्न है हिंदी के विकास में प्रमुख बोलियों का योगदान, 2 स्टार। आठवां प्रश्न है हिंदी भाषा का क्षेत्र, 1 स्टार। नौवां प्रश्न है काव्य भाषा और बोली में अंतर व संबंध, पीसीएस के लिए 3 स्टार। काव्य भाषा और बोली में अंतर व संबंध, 3 स्टार। 10वां है हिंदी की विभिन्न बोलियों में परस्पर क्या संबंध है, 2 स्टार। 11वां प्रश्न है क्या हिंदी की कुछ बोलियों के इस दावे को मान लिया जाना चाहिए कि उन्हें स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया जाए, ऐसी मांग के पक्ष या विपक्ष में तर्क देकर समुचित निष्कर्ष प्रस्तुत करें, 1.5 स्टार। 12वां है दक्षिणी हिंदी, 5 स्टार, जिसमें है का नंबर है दक्षिणी हिंदी की भाषाई विशेषताएं, खा नंबर है दक्षिणी हिंदी की प्रमुख रचनाकार, गा नंबर है दक्षिणी हिंदी की विकास में शासक वर्ग विशेषतः आदिल शाही शासकों का योगदान। अब हम देखते हैं, प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम देखते हैं भाषा। तो भाषा क्या है, भाषा है हिंदी, और भाषा हिंदी है, इसमें पहला है भाषा हिंदी। दूसरा ये बोली जाती है, प्रायः लिखी भी जाती। भाषा क्या है, ये बोली जाती है, प्रायः लिखी भी जाती है, ये मानक होती हैं और इसमें व्याकरण सुगठित होता है। तो भाषा में 4 पॉइंट आते हैं। भाषा हिंदी है, 5 हैं, हिंदी है मुख्यतः, ये बोली जाती है, प्रायः लिखी भी जाती है, तीसरा है मानक है, और चौथा है व्याकरण सुगठित होता है। उपभाषा क्या है, जो ना बोली जाती है और ना ही लिखी जाती है, ना बोली जाती है और ना ही लिखी जाती है। दूसरा इसमें उपभाषा में दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, निकटस्थ बोलियों का समूह। भौगोलिक और ऐतिहासिक निकटस्थ बोलियों का समूह
उपभाषा है। अब देखते हैं विभाषा। विभाषा क्या है? भाषा की प्रमुख बोलियाँ। भाषा की प्रमुख बोलियाँ ही विभाषा हैं। जैसे इसमें भाषा की प्रमुख बोलियों में पहला पॉइंट है जिसमें साहित्य की रचना या संख्या ज़्यादा हो, जिसमें साहित्य की रचना हो मतलब या संख्या ज़्यादा हो या इनका प्रभुत्व हो। लगभग 5 विभाषा हैं। लगभग 5 विभाषा हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, मारवाड़ी। भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, मारवाड़ी। तो विभाषा क्या है? भाषा की प्रमुख बोलियाँ जिसमें साहित्य की रचना या संख्या ज़्यादा हो, इनका प्रभुत्व हो। लगभग 5 विभाषा हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, मारवाड़ी। ठीक। अब हम देखते हैं बोली। बोली क्या है? जो बोली जाती है। नंबर 1 जो बोली जाती है। दूसरा मानकता का प्रायः अभाव होता है। मानकता का प्रायः अभाव होता है। और 18 या 19 बोलियां हैं। ठीक है, 18 या 19 बोलियां हैं। उपबोली क्या है? सीमित क्षेत्र की बोली को उपबोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र की बोली को उपबोली कहते हैं या इसे उपभेद भी कहते हैं। जैसे सोनीपती और हरियाणवी के बीच में जो बोली जाती है वो उपबोली है। जैसे कुछ सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है वही उपबोली है। जैसे सोनीपती हरियाणवी के बीच में कोई बोली है तो उसे उपबोली कहते हैं। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? लिंग्वी फ्रैंका। लिंग्वी फ्रैंका एक हैं, उन्होंने संपर्क भाषा को भी इंट्रोड्यूस किया। तो चलो अब इन सब छोड़ो, अब चले आगे बढ़ते हैं। आगे है काव्य भाषा तथा बोली में अंतर संबंध। काव्य भाषा तथा बोली में अंतर संबंध। बोली में पहला नाम आता है जायसी का। जायसी ठेठ अवधी में लिखते हैं। दूसरे हैं प्रसाद जो खड़ी बोली हिंदी लिखते हैं। खड़ी बोली हिंदी में लिखते हैं। तीसरे हैं संतुलन की स्थिति में है। तीसरा है संतुलन की स्थिति में जिसमें प्रेमचंद, तुलसीदास ये सब कवि आते हैं। प्रेमचंद, तुलसीदास आते हैं। काव्य भाषा देखें तो काव्य भाषा में बोली देखते हैं जिसमें बोली है वो। तो काव्य भाषा फणीश्वर नाथ रेणु तथा आंचलिक लेखक जो हैं वो काव्य भाषा को बोली में लिखते हैं। यानी फणीश्वर नाथ रेणु तथा आंचलिक लेखक जो हैं वो काव्य भाषा को बोली में लिखते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बोली और काव्य भाषा नहीं लिखते हैं, मतलब बोली को काव्य भाषा में नहीं लिखते हैं। उसमें आते हैं अज्ञेय, शुक्ल जी। अज्ञेय और शुक्ल जी इसमें खड़ी बोली को आधार बनाकर, ये खड़ी बोली को आधार बना रहे हैं। खड़ी बोली को आधार बनाकर उसमें अन्य भाषाओं का भी समावेश किया। इन्होंने खड़ी बोली को आधार बनाया और उसमें अन्य भाषाओं का भी समावेश किया। कौन कौन? अज्ञेय और शुक्ल जी। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा का क्षेत्र। तो हिंदी भाषा के क्षेत्र में पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में है जहाँ हिंदी समझी जाती है, बोली तथा लिखी जाती है। प्राथमिक क्षेत्र में जहाँ हिंदी समझी जाती है, बोली तथा लिखी जाती है। प्राथमिक क्षेत्र में ही दूसरा पॉइंट है 10 राज्य ऐसे हैं। कितने हैं? 10 राज्य हैं प्राथमिक क्षेत्र में। दिल्ली, यूपी, यूके, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश। तो ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कहते किसे हैं? जहाँ हिंदी समझी जाती है, बोली तथा लिखी जाती है। प्राथमिक क्षेत्र में 10 राज्य आते हैं। कौन कौन से? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश। ठीक। अब हम देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र जो है जहाँ हिंदी काम चलाने के लिए समझी जाती है तथा टूटी फूटी बोली भी जाती है। जहाँ हिंदी काम चलाने के लिए समझी जाती है तथा टूटी फूटी बोली भी जाती है। इसमें द्वितीयक क्षेत्र में दूसरा पॉइंट है आर्य भाषा क्षेत्र जहाँ हिंदी समझी जाती है। आर्य भाषा क्षेत्र जहाँ हिंदी समझी जाती है। जैसे इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? हिंदी, पंजाबी,
मराठी, गुजराती, असमिया, उड़िया, मैथिली, बांग्ला। आर्य भाषा क्षेत्र जहाँ हिंदी समझी जाती है। कौन कौन से हैं? हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, असमिया, उड़िया, मैथिली, बांग्ला। अब हम देखते हैं तीसरा यानी तृतीयक क्षेत्र, जहाँ टूटी फूटी हिंदी से काम चल जाता है। जहाँ टूटी फूटी हिंदी से काम चल जाता है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जहाँ टूटी फूटी हिंदी से काम चल जाता है। चौथा है विदेशों में हिंदी। विदेशों में हिंदी में पहला पॉइंट है कि कहाँ कहाँ हिंदी प्रयोग होता है विदेशों में। तो पहला है मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैको। कौन कौन से हैं? मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैको। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैको। यहाँ जो है हिंदी प्राथमिक या द्वितीयक भाषा के रूप में समझी जाती है। ठीक है। और दूसरा इसी में है विदेशों में हिंदी में। दूसरा है विश्वविद्यालय में। तो 120 प्लस देशों में हिंदी विभाग है। 120 से अधिक देशों में हिंदी विभाग है। पांचवा देखते हैं साइबर जगत में हिंदी। तो साइबर जगत में भी हिंदी इंटरनेट पे है। तो साइबर जगत में हिंदी जैसे इंटरनेट भी हिंदी में आता है या होता है। तो यह था हिंदी भाषा का क्षेत्र, जिसे हमने 5 तरीकों से देखा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, विदेशों में हिंदी और साइबर जगत में हिंदी। तो इसी प्रकार लेक्चर 142 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 143, हिंदी के विकास में प्रमुख बोलियों का योगदान। हिंदी के विकास में प्रमुख बोलियों का योगदान। तो मानक हिंदी जो है उसमें खड़ी बोली का योगदान 80%, अवधी का 8%, ब्रजभाषा का 8% और अन्य का 4% है। खड़ी बोली का 80%, अवधि का 8%, ब्रजभाषा का 8% और अन्य का 4% है मानक हिंदी के विकास में। अब देखते हैं हिंदी और उसकी बोलियों में संबंध। तो हिंदी और उसकी बोलियों में संबंध को कुछ लोग मानते हैं कि माँ बेटी का संबंध है, जैसे संस्कृत से हिंदी बना है, संस्कृत से ही हिंदी बना है। कुछ लोग उसे बहनों का संबंध बताते हैं, जैसे हिंदी और खड़ी बोली एक ही है, हिंदी और खड़ी बोली एक ही है। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं हिंदी और खड़ी बोली एक ही है, यानी बहनों के रूप में उसका संबंध बताते हैं। अगर हम ऐतिहासिक, भौगोलिक, ध्वनि, व्याकरण, शब्दावली इनमें समानताएं या अंतर, हमें ऐतिहासिक, भौगोलिक, ध्वनि, व्याकरण, हमें ध्वनि, व्याकरण, शब्दावली में समानताएं और अंतर बता देना है। अगर पूछा जाए हिंदी और उसकी बोलियों में संबंध में, ऐतिहासिक, भौगोलिक उनका बताना है, ध्वनि, व्याकरण, शब्दावली में समानताएं और अंतर बताना है। ऐतिहासिक में पाली प्रकृत अपभ्रंश का डायग्राम बना देना है, यानी कि कौन से अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली, ये हमें बता देना है। और भौगोलिक में हमें दक्षिणी हिंदी को छोड़कर लगभग सभी बोलियों की भौगोलिक स्थिति समान है। दक्षिणी हिंदी को छोड़कर लगभग सभी बोलियों की भौगोलिक स्थिति समान है। अब देखते हैं क्वेश्चन 6 जो यूपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन 6 है ध्वनि का योगदान। ध्वनि का योगदान ब्रज भाषा से हिंदी में हुआ, मतलब ब्रज भाषा से हिंदी में यानी ए औ का विकास। शब्दावली का योगदान बता देना है। हिंदी का लगभग सारा साहित्य इन्हीं शब्दावली से है। क्वेश्चन 8वां है, क्वेश्चन 8वां का उत्तर है बंगाल में ब्रज तथा बांग्ला का मिश्रण, यानी ब्रज बुली जिसे कहते हैं। बंगाल में ब्रज तथा बांग्ला का मिश्रण जिसे ब्रज बुली कहते हैं। बिहार या मिथिला। पंजाब में गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह या अर्जुन देव। गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह संत काव्य धारा के थे। अर्जुन देव ब्रज भाषा को विकसित किया। कृष्णा सोबती यशपाल का नाम आता है, कृष्णा सोबती यशपाल। महाराष्ट्रीय प्रभाव भूषण में दिखता है, महाराष्ट्रीय प्रभाव भूषण में दिखता है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा मीरा का काव्य है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा मीरा का काव्य है। गुजरात में देखें तो नरसिंह मेहता आते हैं, गुजरात में नरसिंह मेहता।
तो इन सब का जिक्र अखिल भारतीय काव्य वाले नोट्स में है, उनमें से कर देना है। अब हम देखते हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। इनसे हम देखते हैं संभावित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा में अंतर तथा संबंध, 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा किन आधारों पर दिया जा सकता है? क्या हिंदी के पक्ष में ऐसे पर्याप्त आधार मौजूद हैं? 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ? विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए विकास पर चर्चा करें, 2 स्टार। चौथा प्रश्न है स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास में प्रमुख नेताओं, संस्थाओं तथा राज्यों, विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों की भूमिका स्पष्ट करें, 3 स्टार। पांचवा प्रश्न है राजभाषा हिंदी के विकास में निम्नलिखित की भूमिका पर टिप्पणी करें। जिसमें का है महात्मा गांधी, 3 स्टार। खा है पुरुषोत्तम टंडन, 2.5 स्टार। गा है सेठ गोविंद दास, 1.5 स्टार। घा है काका कालेलकर, 1 स्टार। अंगा है मदन मोहन मालवीय, 2 स्टार। चा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, 2 स्टार। अब हम देखते हैं इसमें ही पांचवें में ही है संस्था। संस्था में हम का नंबर देखते हैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 2 स्टार। खा है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 2 स्टार। गा है नागरीय प्रचारणी सभा, 1.5 स्टार। घा है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति यानी वर्धा, 1 स्टार। अब हम देखते हैं राज्य। राज्य में का है महाराष्ट्र के नेता और संस्थाएं, 2.5 स्टार। खा है पश्चिम बंगाल के नेता और संस्थाएं, 1.5 स्टार। गा है गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के नेता और संस्थाएं। तो गुजरात में 1.5 स्टार, तमिलनाडु में 1.5 स्टार, केरल में 1 स्टार, कर्नाटक में 1 स्टार और आंध्र प्रदेश में 1.5 स्टार। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी के विकास हेतु आप क्या सुझाव देंगे? राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी के विकास हेतु आप क्या सुझाव देंगे? 2 स्टार। 7वां प्रश्न है क्या वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्रभाषा की प्रासंगिकता बची है? 1 स्टार। 8वां प्रश्न है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में क्या संबंध है? क्या आप हिंदी विरोधियों के इस मत से सहमत हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कहना एक तरह का भाषाई साम्राज्यवाद है? 2 स्टार। 9वां प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र और उसकी प्रासंगिकता, 2 स्टार। अब हम देखते हैं राजभाषा। राजभाषा में पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित क्या प्रावधान है? संक्षेप में चर्चा कीजिए, 3 स्टार। दूसरा प्रश्न है संविधान निर्माण के बाद राजभाषा हिंदी के संबंध में कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और उनका क्या परिणाम रहा? स्पष्ट कीजिए, 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है क्या कारण है कि राजभाषा के तौर पर हिंदी व्यवहार्यता सफल नहीं हो सकी? इस संबंध में आप क्या सुझाव देने चाहेंगे? 3 स्टार। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, जिसमें का है राजभाषा आयोग व राजभाषा समिति, 1 स्टार। खा है राजभाषा अधिनियम 1963, 1.5 स्टार। गा है राजभाषा नियम 1976, 3 स्टार। घा है
वर्ग, का, खा, गा के राज्य तथा राजभाषा संबंधी नियम 3 स्टार। अब सभी प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है? सांस्कृतिक एकता की भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा है, जिसमें हम की भावना होती है। तो हम की भावना वाली जो भाषा है, सांस्कृतिक एकता की भाषा जिसमें हम की भावना होती है, हम की भावना की भाषा जिसमें भावना, संवेग, अनौपचारिकता ज़्यादा है, तो उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी राष्ट्रभाषा क्या है? जिसमें सांस्कृतिक एकता की भाषा है, जिसमें हम की भावना वाली भाषा है, हम की भावना की भाषा जिसमें भावना, संवेग, अनौपचारिकता ज़्यादा है, तो वो राष्ट्रभाषा है। संपर्क भाषा क्या है? विभिन्न भाषा भाषी जिस भाषा के माध्यम से संपर्क करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। विभिन्न भाषा भाषी जिस भाषा के माध्यम से संपर्क करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। राजभाषा क्या है? यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? जिसमें सरकार यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। तो इस तरीके से हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य का लेक्चर 143 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 144, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभाषा सूत्र। तो राजभाषा आयोग 1955 में त्रिभाषा सूत्र का कॉन्सेप्ट आया। 1968 में संसद मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में त्रिभाषा सूत्र की भावना मतलब त्रिभाषा लाया गया। त्रिभाषा में पहला है मातृभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी या भारतीय अन्य भाषा जैसे तमिल, बांग्ला कुछ भी हो सकती है, तो वो राष्ट्रभाषा है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मतलब है अंग्रेजी या वैकल्पिक कोई भाषा। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी या कोई वैकल्पिक भाषा। अब हम देखते हैं राजभाषा। तो राजभाषा क्या है? नंबर 1 संसद की भाषा। संसद की भाषा यानी भाग 5, संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा जो है वो राजभाषा है। दूसरा राज्य विधान मंडलों की भाषा जो है भाग 6 अनुच्छेद 210 के अनुसार जो राज्य विधान मंडलों की जो भाषा है वो राजभाषा है। केंद्र सरकार की भाषा अनुच्छेद 343 से 344 में बताया गया है कि केंद्र सरकार की जो भाषा है वो राजभाषा है। राज्य सरकारों की भाषा को अनुच्छेद 345 से 347 में बताया गया है राज्य सरकारों की भाषा को, तो वो भी राजभाषा है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तथा अन्य की जो भाषा है उसे 348 से 349 अनुच्छेद में बताया गया है, जो कि राजभाषा है। और राजभाषा के रूप में कुछ अन्य निर्देश भी अनुच्छेद 350 और 351 में दिए गए हैं। देखते हैं हम संसद की भाषा। अनुच्छेद 120 भाग 5 में जो अनुच्छेद 120 में है उनमें संसद की भाषा दिया गया है। तो इसमें कहा क्या गया है? हिंदी में, पहला है हिंदी में या अंग्रेजी में संसद का कार्य किया जाएगा। दूसरा है हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती तो अपने मातृभाषा में बोलने की अनुमति है। और तीसरा है कि 15 वर्ष बाद या अंग्रेजी में हट जाएगा। मतलब जो बोला गया है ना कि संविधान जब लागू हुआ तो बोला गया था कि संसद की जो भाषा होगी, भाग 5 120 अनुच्छेद में कहा गया था कि संसद की भाषा जो होगी वो या तो हिंदी में या अंग्रेजी में संसद का कार्य किया जाएगा। लेकिन ये भी कहा गया था कि 15 वर्ष बाद जो है या अंग्रेजी जो बोला गया कि हिंदी में या अंग्रेजी में, तो या अंग्रेजी जो बोला गया वो हट जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब हम देखते हैं राज्य विधानमंडलों की भाषा, जो कि भाग 6 अनुच्छेद 210 में बोला गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं या हिंदी में या अंग्रेजी में होगी। तो राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं या हिंदी में या अंग्रेजी में होगी। और 15 वर्ष वाला प्रावधान यहाँ भी लागू होगा, यानी 15 वर्ष बाद
या अंग्रेजी में हट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती तो अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। ठीक, केंद्र सरकार की भाषा देखते हैं जो कि है अनुच्छेद 343 और 344 में। तो इसमें 343 एक कहता है, अनुच्छेद 343 एक कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और अंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंक होगा, यानी संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंक अंतर्राष्ट्रीय अंक होगा। 343(2) कहता है कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी चलती रहेगी। और अनुच्छेद 343(3) कहता है कि 15 वर्षों के दौरान राष्ट्रपति यह आदेश दे सकेगा अंग्रेजी के साथ हिंदी का भी प्रयोग करें। और अनुच्छेद 343(4) कहता है कि संसद अगर विधि बना दे तो 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग होगा। ठीक है, संसद अगर विधि बना दे तो 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 344(1). अनुच्छेद 344(1) कहता है कि 5 साल 10 साल बाद राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का अध्यक्ष और 8 अनुसूची की भाषाओं के प्रतिनिधि मतलब चुने गए या चुने जाएंगे। 5 साल 10 साल बाद राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष 8वीं अनुसूची की भाषाओं के प्रतिनिधि चुने जाएंगे। अनुच्छेद 344(2) कहता है कि अनुशंसाएं हैं हिंदी को कैसे बढ़ाया जाए। इनमें अनुशंसाएं दी गई हैं। 344(2) में अनुशंसाएं क्या दी गई हैं कि हिंदी को कैसे बढ़ाया जाए या अंग्रेजी को कैसे घटाया जाए। और तीसरा है अनुच्छेद 344 में तीसरा है राजभाषा समिति राजभाषा आयोग की अनुशंसा पर अपना रिव्यू राष्ट्रपति के पास भेजेगा। राजभाषा समिति राजभाषा आयोग की अनुशंसा पर अपना रिव्यू राष्ट्रपति के पास भेजेगा। और अनुच्छेद 344(4) कहता है कि राष्ट्रपति आदेश निकालेगा। उसके बाद राष्ट्रपति आदेश निकालेगा। और राज्य सरकारों की भाषा दी गई है अनुच्छेद 345 से 347 में, जिसमें अनुच्छेद 345(1) कहता है कि राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि उसकी क्या भाषा होगी। और 345(2) में कहा गया है कि राज्य में प्रयुक्त भाषा या भाषाएं हिंदी होंगी। ठीक। अनुच्छेद 345(3) कहता है कि अगर राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं करेगा तो अंग्रेजी चलती रहेगी। विधानमंडल ऐसा नहीं करेगा तो अंग्रेजी चलती रहेगी। अनुच्छेद 346(1) कहता है कि संघ की राजभाषा स्टेट यानी राज्य और राज्य के पत्र यानी राज्य के जो पत्र हैं और सुप्रीम यानी स्टेट और सेंटर के जो पत्र आदि हैं वो संघ की राजभाषा में ही होंगे। यानी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में जो पत्र या राज्य और केंद्र के बीच जो पत्रादि होगा यानी पत्र में बातचीत जो होगा वो संघ की राजभाषा में होगा। और 346(2) कहता है कि 2 या अधिक राज्य चाहें तो हिंदी में पत्रादि का समझौता कर सकते हैं। ठीक। अब 347 क्या कहता है? 347 कहता है राज्य में जनता के पर्याप्त भाग ने यानी 30% भाग ने मांग की राज्य पुनर्गठन आयोग की उस भाषा को भी राजभाषा मतलब वो जो भाषा बोलेगा वो उस भाषा को भी राजभाषा बनाया गया। यानी राज्य में जनता के पर्याप्त भाग ने मांग की उस भाषा को भी राजभाषा मतलब राज्य में जनता के पर्याप्त भाग ने 30% भाग ने मांग की राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग की मतलब उन्होंने कहा कि राज्य के 30% जनता ने कि जो उनके राज्य की भाषा है वही राजभाषा बनाया जाए, उस भाषा को भी राजभाषा बनाया जाए। तो ये अनुच्छेद 347 में कहा गया। और 348(1) में बोला गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में होंगी। 348(2) में कहा गया
जब तक संसद विधि द्वारा इसे न रोके। 348(3) में कहा गया राज्यपाल हाई कोर्ट में कार्रवाइयों के लिए राजभाषा का प्रयोग राष्ट्रपति की अनुमति, लेकिन निर्णय में अंग्रेजी होगा, मतलब राजभाषा का प्रयोग कर सकेगी लेकिन निर्णय में अंग्रेजी भी लिखी जाएगी राष्ट्रपति की अनुमति से। रामनाथ कोविंद ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 7 भाषाओं में अनुवाद किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रामनाथ कोविंद ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को 7 भाषाओं में अनुवाद किया। कौन कौन से? हिंदी, असमिया, उड़िया, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। हिंदी, असमिया, उड़िया, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। हिंदी, असमिया, उड़िया, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इसमें अनुवाद कराया। अनुच्छेद 349 कहता है पहले 15 सालों में अगर 343 में संशोधन होता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा। पहले 15 सालों में अगर 343 में संशोधन होता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। और राजभाषाओं या राजभाषा आयोग की संस्कृतियों को पढ़ने के बाद अनुमति देगा। और राष्ट्रपति अनुमति कब देगा? राजभाषा आयोग की संस्कृतियों को पढ़ने के बाद। ठीक है, अब देखते हैं कुछ निर्देश जो हैं अनुच्छेद 350 से 51 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 में तो क्या है? 350 में बोला गया संघ या राज्य की राजभाषा में आवेदन दे सकेगा। कोई भी जो है वो संघ या राज्य की राजभाषा में आवेदन दे सकेगा। 350A में कहा गया है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बात की गई है 350A में, यानी प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दी जाएगी। 350B में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। 351 में बोला गया कि हिंदी का विकास जो है वो संघ का दायित्व होगा। हिंदी का विकास और प्रसार करे, विकास करे, मतलब हिंदी के विकास। 351 कहता है कि हिंदी का विकास हो, इसमें संघ का दायित्व है कि हिंदी का विकास करे, हिंदी का विकास और प्रसार करे। हिंदी का विकास हो, विकास में पहला है भारत की सामाजिक संस्कृति को सुसंगत किया जाए। भारत की सामाजिक संस्कृति को सुसंगत किया जाए। दूसरा है हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची रूप पद लेना है, यानी हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची को रूप पद लेना है। और तीसरा है इसमें शब्द भंडार मुख्यतः संस्कृत से गौड़ता अन्य भाषाओं से। शब्द भंडार जो है वो मुख्यतः संस्कृत से लिया जाए और गौड़ता अन्य भाषाओं से लिया जाए। तो इस तरीके से लेक्चर 144 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 145, जिसमें गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विधि मंत्रालय को हम देखते हैं। तो गृह मंत्रालय ने राजभाषा विभाग की गठन किया। राजभाषा विभाग सारे कार्यक्रमों का समन्वयन करेगा। राजभाषा विभाग जो है सारे कार्यक्रमों का समन्वयन करेगा। और राजभाषा विभाग केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन करेगा। राजभाषा विभाग जो है उसने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन किया। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जो है वो राजभाषा से जुड़े शब्दों को इकट्ठा करेगा या फिर उनका अनुवाद करेगा। ठीक, अब देखते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया, जो हिंदी के प्रशासनिक कार्य को देखेगा। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की, जिसमें हिंदी पुस्तकें आई, हिंदी में शोध आदि देखता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय क्या करता है? हिंदी पुस्तकों को देखता है और हिंदी में शोध आदि देखता है। और विधि मंत्रालय क्या करता है? लास्ट में आता है विधि मंत्रालय विधायी आयोग का गठन करता है, जो हिंदी में विधिक शब्दावली को देखता है या खोजता है।
ठीक, इसमें सबसे पहला नाम आता है ब्रज किशोर शर्मा, जिन्होंने सेकुलरिज्म के लिए पंथ निरपेक्षता शब्द को हिंदी में लाया। तो विधि मंत्रालय का काम है हिंदी में विधिक शब्दावली की खोज करे। ठीक, हम चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो यूपीएससी का क्वेश्चन 15 में हिंदुस्तानी के बारे में कुछ पूछा गया था। तो इसमें हिंदुस्तानी में अगर जो पूछा गया तो उसमें पहला है, हिंदी की एक शैली है जिसका सैद्धांतिक समर्थन बड़े पैमाने पर महात्मा गांधी ने किया। हिंदी की एक शैली है जिसका सैद्धांतिक समर्थन बड़े पैमाने पर महात्मा गांधी ने किया। काका कालेलकर ने भी महात्मा गांधी की इस मुहिम का समर्थन किया। हिंदुस्तानी कोई उपभाषा या बोली नहीं है, वह खड़ी बोली हिंदी की ही एक शैली है जिसमें उर्दू फारसी शब्दों का पर्याप्त अनुपात है। भारतीय समाज के सामाजिक संरचना को बचाए रखने के लिए महात्मा गांधी इस शैली का विकास चाहते थे। वे संस्कृत निष्ठ तथा अंग्रेजी निष्ठ हिंदी के विरुद्ध थे क्योंकि ये दोनों जनसाधारण की पहुंच से दूर हैं। हिंदुस्तानी में दूसरा पॉइंट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदुस्तानी का उल्लेख किया गया है जिसमें राष्ट्र को निर्देश दिया गया है कि वह हिंदुस्तानी तथा 8वीं अनुसूची की भाषाओं के मदद से हिंदी का विकास करे। तीसरा पॉइंट है, हिंदी के क्षेत्र में हिंदुस्तानी का शुरुआती रूप महात्मा गांधी से पहले ही दिखता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इतिहास तिमिरनाशक में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसी पुस्तकों में जिस शैली का प्रयोग किया उसे हिंदुस्तानी कहा जा सकता है। 1874 में काल चक्र जनरल में भारतेंदु ने लिखा कि हिंदी नए चाल में ढली। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन हुआ। आगे चलकर प्रेमचंद और उपेंद्रनाथ अस्क जैसे रचनाकारों ने इसका प्रयोग किया। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन हुआ। आगे चलकर प्रेमचंद और उपेंद्रनाथ अस्क जैसे रचनाकारों ने इसका प्रयोग किया। चौथा पॉइंट है, हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में श्री सुंदरलाल के नेतृत्व में लोकवादी मत हिंदुस्तानी को केंद्र में रखता है। हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में श्री सुंदरलाल के नेतृत्व में लोकवादी मत हिंदुस्तानी को केंद्र में रखता है। अब हमें पारिभाषिक शब्दावली के नोट्स देखना है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 19 में कुछ क्या पूछा गया। क्वेश्चन 19 में पूछा गया, विश्व हिंदी सम्मेलनों की सार्थकता। तो इसमें पहला पॉइंट है उद्देश्य। उद्देश्य में है जागरूकता पैदा करना, विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, हिंदी के विकास की अद्यतन स्थिति का मूल्यांकन करना, विभिन्न हिंदी भाषी देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्ते कायम करना। तो क्या उद्देश्य है? जागरूकता पैदा करना, विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, हिंदी के विकास की अद्यतन स्थिति का मूल्यांकन करना और विभिन्न हिंदी भाषी देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्ते कायम करना। दूसरा पॉइंट है विभिन्न सम्मेलन। तो विभिन्न सम्मेलन में पहला है 1975 में नागपुर। विभिन्न सम्मेलन कब हुआ? पहला हुआ 1975 में नागपुर में, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थन से हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थन से 1975 में नागपुर में हुआ विश्व हिंदी सम्मेलन। दूसरा है विभिन्न सम्मेलन में अभी तक कुल 11 सम्मेलन हुए हैं। 11वां सम्मेलन 2018 में मॉरिशस में हुआ। तीसरा है
अभी तक तीन बार मॉरिशस में, एक बार त्रिनिदाद टोबैको, एक बार सूरीनाम, एक बार जोहान्सबर्ग, एक बार लंदन और न्यूयॉर्क में हुआ है। 3 बार भारत में कहाँ कहाँ? नागपुर, नई दिल्ली और भोपाल। 2021 में न्यूयॉर्क में 12वां सम्मेलन होगा। तो अभी तक 3 बार मॉरिशस में, एक बार त्रिनिदाद टोबैको, एक बार सूरीनाम, एक बार जोहान्सबर्ग, एक बार लंदन और न्यूयॉर्क में हुआ है। 3 बार भारत में, नागपुर, नई दिल्ली और भोपाल। 2021 में न्यूयॉर्क में 12वां सम्मेलन होगा। प्रमुख प्रयास में पहला है, पहले सम्मेलन से ही लगातार यह मांग की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले। दूसरा है, विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी में ज्ञान विज्ञान का विकास हो। इसके लिए पहले सम्मेलन में ही सुझाव दिया गया कि वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हो। 1996 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। तीसरा है, दूसरे सम्मेलन में तय किया गया था कि मॉरिशस में विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना हो। चौथे सम्मेलन में यह सहमति बनी कि इसे विश्व हिंदी सचिवालय का रूप दिया जाए, जो विश्व में हिंदी के विकास के लिए व्यवस्थित प्रयास करे। इस सचिवालय की स्थापना भी हो चुकी है। और चौथा है, 5वें सम्मेलन की मूल विषय वस्तु थी प्रवासीय भारतीय और हिंदी। 5वें सम्मेलन की मूल विषय वस्तु थी प्रवासीय भारतीय और हिंदी। इसके माध्यम से कोशिश की गई कि प्रवासी साहित्यकारों को पुरस्कार आदि देकर हिंदी में लेखन आदि का प्रोत्साहन पैदा किया जाए। और 5वां है, 7वें और 8वें सम्मेलनों में हिंदी की वैश्विक तैयारियों पर ध्यान दिया गया। उदाहरण के लिए 8वें सम्मेलन में, न्यूयॉर्क 2007 में जो हुआ था, 8वें सम्मेलन में हिंदी में तकनीकी विकास, विशेषतः यूनिकोड के विकास का आह्वान किया गया। हिंदी में तकनीकी विकास, विशेषतः यूनिकोड के विकास का आह्वान किया गया। अच्छा प्रयास है, इससे विश्व मंच पर हिंदी की स्थिति मजबूत होती है। ठीक, अब हम देखते हैं एक दूसरा कोई प्रश्न। हिंदी दिवस में पहला पॉइंट है, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सुझाव पर 1953 से 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाने जाने लगा। हिंदी दिवस में दूसरा पॉइंट है, राजभाषा विभाग के तत्वाधान में हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। राजभाषा विभाग के तत्वाधान में हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। कार्यक्रम में कौन कौन से कार्यक्रम? एक कार्यक्रम है स्कूली बच्चों के लिए, दूसरा है सरकारी कार्यालयों में। सरकारी कार्यालयों में कौन है? निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, नारा प्रतियोगिता। सरकारी कार्यालयों में कौन कौन से होते हैं? निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, नारा प्रतियोगिता। अगर उद्देश्य की बात करें तो इनका उद्देश्य होता है जागरूकता पैदा करना, हिंदी भाषियों के मन में कर्तव्य बोध जगाना। जागरूकता पैदा करना, हिंदी भाषियों के मन में कर्तव्य बोध जगाना। पुरस्कार की बात करें, कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो राजभाषा गौरव पुरस्कार, प्रतिवर्ष 13 पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रतिवर्ष 13। हिंदी में वैज्ञानिक या तकनीकी विषयों पर लिखने के लिए, तो हिंदी में वैज्ञानिक या तकनीकी विषयों पर लिखने के लिए प्रतिवर्ष 13 पुरस्कार राजभाषा गौरव पुरस्कार नाम से दिए जाते हैं। दूसरा है
राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो कि संस्थाओं को दिए जाते हैं। किसके लिए दिए जाते हैं? सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के आधार पर प्रतिवर्ष 39 पुरस्कार दिए जाते हैं। तब इसे सेंटेंस के रूप में पढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 39 पुरस्कार संस्थाओं को सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के आधार पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार नाम से दिए जाते हैं। ठीक। अब हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, मतलब हिंदी दिवस भी होता है, हिंदी सप्ताह भी होता है, हिंदी पखवाड़ा भी होता है। अब हिंदी दिवस में लास्ट है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? यद्यपि यह मात्र औपचारिकता बनकर रह गया है, किंतु तब भी इसका महत्व है। इससे जागरूकता बढ़ती है। ठीक। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र में हिंदी। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र में हिंदी। तो इसमें पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। अंग्रेजी, चीनी, अरबी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनी। तो संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। अंग्रेजी, चीनी, अरबी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनी। अंग्रेजी, चीनी, अरबी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनी। दूसरा पॉइंट है, भारत सरकार लंबे समय से प्रयास कर रही है कि हिंदी को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हो। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन से ही यह मांग लगातार जारी है। 2015 में भोपाल में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में पुनः इसकी सिफारिश की गई है। तीसरा पॉइंट है, कैसे होगा? इसमें पॉइंट है, कोई निश्चित मानदंड नहीं है। प्रायः जनसंख्या और भाषा के वैश्विक महत्व के आधार पर निर्धारित होता है। यानी कोई निश्चित मानदंड नहीं है, प्रायः जनसंख्या और भाषा के वैश्विक महत्व के आधार पर निर्धारित होता है। फिर दूसरा पॉइंट है इसी में, आवश्यक है कि साधारण बहुमत से संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित हो और बाद में साधारण सभा के 2/3 बहुमत से अनुसमर्थन हो। क्या होना चाहिए? आवश्यक है कि साधारण बहुमत से संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित हो और बाद में साधारण सभा के 2/3 बहुमत से अनुसमर्थन हो। चौथे पॉइंट में देखते हैं इसके लाभ क्या होंगे। इसके लाभ में पहला पॉइंट है, सांकेतिक व मनोवैज्ञानिक लाभ। सांकेतिक व मनोवैज्ञानिक लाभ। दूसरा पॉइंट है, इससे हिंदी में नए रोजगार पनपेंगे। इससे हिंदी में नए रोजगार पनपेंगे, यानी अनुवादक होंगे। तीसरा पॉइंट है, हिंदी का वैश्विक महत्व बढ़ेगा। हिंदी का वैश्विक महत्व बढ़ेगा। 5वां नंबर है, क्यों मिलना चाहिए, यानी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी क्यों मिलना चाहिए। हिंदी विश्व में सबसे दूसरी अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी विश्व में सबसे दूसरी अधिक बोली जाने वाली भाषा है, यानी लगभग 100 करोड़ के आसपास लोग इसे बोलते हैं। भारत जिस तरह से वैज्ञानिक और आर्थिक क्षेत्रों में महाशक्ति बन रहा है, उस आधार पर भी हिंदी का दावा मजबूत है। भारत जिस तरह से अंग्रेजी और आर्थिक क्षेत्रों में महाशक्ति बन रहा है, उस आधार पर भी हिंदी का दावा मजबूत है। 6वां पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र में अब तक हिंदी। संयुक्त राष्ट्र में अब तक हिंदी। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में 1977 में हिंदी में भाषण दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में 1977 में हिंदी में भाषण दिया। दूसरा पॉइंट है, मोदी जी ने 2014-2015 में यूएन में यानी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषण दिया। तो मोदी जी ने 2014-2015 में यूएन में हिंदी भाषण दिया। तीसरा पॉइंट है, सुषमा स्वराज ने 2015-2016 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया। और चौथा पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र रेडियो में
संयुक्त राष्ट्र रेडियो में हिंदी में खबरें आती हैं, यानी हिंदी में साप्ताहिक खबरें आती हैं। तो संयुक्त राष्ट्र रेडियो में हिंदी में साप्ताहिक खबरें आती हैं। तो इसी के साथ लेक्चर 145 यहीं पे समाप्त होता है।